हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.3 इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इसके इंट्रोडक्शन में। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी है कि किसी भी सैंपल स्पेस का पार्टीशन क्या होता है। तो किसी भी सैंपल स्पेस के पार्टीशन होने के लिए उसमें कुछ कंडीशन होती है। अगर वो पार्टीशन तभी कहलाएगा जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी बेस थ्योरम। तो इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आना जरूरी है, और आई होप कि आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके होंगे। लेकिन अगर नहीं देखा अभी तक तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा सिर के। ठीक है, इसलिए जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन की लिंक आपको हमेशा की तरह यहाँ मिल जाएगी ऊपर, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो है ही। तो जितने भी चैप्टर हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो सारे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है। तो वहां से आप कोई भी चैप्टर बिल्कुल आसानी के साथ देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, बिना लाइक किए नहीं जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न के अंदर 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the urn. अर्न के अंदर से हम रैंडमली एक बॉल निकालते हैं, उसका कलर नोट कर लेते हैं और वापस रख देते हैं। ठीक, क्लियर। अब आगे बोला जा रहा है, मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn. अब यही जो लाइन है ना, यही इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से बदल देती है, और इसी लाइन को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, मैं बॉक्स टाइप का बना देती हूँ। ठीक है, तो अर्न के अंदर हमारे पास 5 ब्लैक बॉल हैं और 5 रेड बॉल हैं। टोटल कितनी है, 10। तो जो पहली बॉल निकल रही है ना, उसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कलर के कारण ही हमारी दो कंडीशन बन रही है कि आपका कलर जो है फर्स्ट पिक का, जो पहली बॉल है फर्स्ट बॉल, यहां पर भी पहली बॉल ही निकल रही है, फर्स्ट बॉल रेड निकलेगी या फर्स्ट बॉल ब्लैक निकलेगी। इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। अगर पहली बॉल रेड निकलती है तो जो आपका अर्न है ना, इसमें नंबर ऑफ बॉल में चेंजेस आएंगे। अगर ब्लैक निकलती है तो अलग चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा मैं इसमें चेंज करके आपको बता रही हूं। अभी हम सिर्फ इसको रफली समझ रहे हैं ताकि क्वेश्चन को समझे। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर सॉल्यूशन पे तो बाद में चलेंगे। देखो, तो पहली बॉल अगर रेड निकली तो हम क्या करेंगे, पहली चीज तो हमने पहली बॉल निकाली रैंडमली। अब अगर वो रेड निकलती है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 रेड बॉल और डाल देंगे। तो ये जो है ये चेंज हो जाएगा। कैसे कि ब्लैक तो आपकी 5 ही रहेंगी, रेड जो है ये पहले 5 थी लेकिन इसमें 2 रेड और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगी आपकी 7 रेड बॉल्स। ठीक, अब मान लो कि रेड बॉल नहीं निकली, पहले हमने जब बॉल निकाली तो वो रेड नहीं निकली, वो निकली ब्लैक। तो यहां पर जो ब्लैक बॉल है आपकी, तो 5 पहले से थी, अगर ब्लैक बॉल निकलती तो उसमें 2 ब्लैक और जोड़ेंगे तो ये 7 ब्लैक हो जाएंगे, और रेड अपनी 5 ही रहेंगी। ये बोल रहे हैं हमको, और फिर ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि अगर आप दूसरी बॉल पिक करते हो, ठीक है, इस बॉल को हम फर्स्ट बॉल को यहाँ पर हम R1 से शो कर देंगे और यहाँ पर B1 से शो कर देंगे, यानी पहली बॉल निकल रही है ना। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं ये पहला, ये जो 1 है ना, ये पहले पिक को शो कर रहा है कि रेंडमली इसमें से हम पहली बॉल निकाल रहे हैं। अगर पहली बॉल रेड निकलती है तो 2 रेड बॉल और हम हमारे अर्न में डाल देंगे, और अगर ब्लैक निकलती है तो 2 और ब्लैक बॉल हम अर्न में ऐड कर देंगे। ये बोला जा रहा है। अब सीधी सी बात है कि इस कंडीशन में अगर रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो इधर अलग निकलेगी, इधर अलग निकलेगी। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी, सेकंड बॉल रेड होने की, क्या प्रोबेबिलिटी, ये पूछा जा रहा है। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, सेकंड बॉल निकालेंगे हम तो दूसरी बॉल रेड निकलेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यहां पर भी दूसरी बॉल रेड निकलेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, लेकिन किस कंडीशन में, अगर पहली बॉल आपकी रेड निकली है और यहां पर अगर पहली बॉल आपकी ब्लैक निकली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है ना, तो ये जो चीज है ना, ये आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। तो इससे आप सीधा सीधा आंसर कैसे निकाल सकते हैं कि भाई एक आपकी ब्रांच है,
इनके रिजल्ट का मल्टीप्लाई करो, दूसरी ब्रांच इसके रिजल्ट का मल्टीप्लाई करो, और क्योंकि या तो पहली बॉल या तो रेड निकलेगी या फिर ब्लैक निकलेगी, तो दोनों के रिजल्ट ब्रांचेस जो है उनके रिजल्ट को ऐड कर देना है और सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी अगर कम मार्क में क्वेश्चन आता है, शॉर्टकट में आपको करना है, तो ये तरीका बहुत ही बढ़िया है और गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम है। ठीक है, तो कई बार आप इससे आपका आंसर मैच कर सकते हैं। तो यहां पर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल रेड अगर आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि सबसे पहली चीज तो कि अगर किसकी R1 की प्रोबेबिलिटी यानी पहली बॉल अगर रेड निकली है उस कंडीशन में एक मिनट, दूसरी बॉल भी रेड निकलेगी किस कंडीशन में, जब R1 हो चुका है, यानी पहली बॉल रेड निकल चुकी है उस कंडीशन में R2 की प्रोबेबिलिटी, और लगाए तो प्लस लगा दो। अब पहली बॉल अगर ब्लैक निकली है तो उस कंडीशन में दूसरी बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी किस कंडीशन में, जब पहली बॉल ब्लैक निकली। तो ये लीजिए, बात ही खत्म हो गई। तो बस प्रोबेबिलिटी फाइंड करना अपने को आता है, अपन कर ही लेंगे। तो ये पूरी कहानी है, ये हमने अभी क्वेश्चन को समझा है। अब सॉल्यूशन जब आप करेंगे और अगर प्रॉपर सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिस्टमैटिक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इवेंट R1 ले लेंगे, यानी R1 किसको शो कर रहा है, पहली बॉल निकालने को। 1 किसको शो कर रहा है, पहली बॉल निकालने को। तो पहली बॉल R किसको शो कर रहा है, रेड को, और पहली बॉल B किसको शो कर रहा है, ब्लैक को। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग कुछ भी सपोज कर सकते हैं, चाहे तो इसको E1 इसको E2 सपोज कर लो, अलग अलग सपोज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको अपन हटाते हैं और अब अपन करेंगे अपना क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमैटिक। ठीक है, क्वेश्चन को हम लिखेंगे इस तरीके से कि आपको एक एक चीज समझ में आए, क्योंकि यहाँ फिट होना चाहिए सारी चीजें। देखो, हमारे पास जो अर्न है उसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब रेंडमली हम अर्न में से एक बॉल निकालते हैं, पहली बॉल। तो पहली बॉल पर ये कंडीशन बन रही है कि वो ब्लैक निकल रही है कि रेड। ठीक है, तो पहली बॉल ये जो 1 है ये किसको शो कर रहा है कि पहली बॉल रेड निकल रही है। तो फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, मैंने पूरा नहीं लिखा है ना, फर्स्ट बॉल इज रेड लिख दिया। और B1 यानी पहली बॉल ब्लैक निकल रही है, तो फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ये हमने सपोज कर लिया। तो सबसे पहले ये कंडीशन हम देखते हैं कि अगर पहली बॉल अपनी रेड निकलती है, पहली बॉल रेड निकलती है, उसकी कंडीशन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, पहली बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे जो अर्न है उसमें 5 रेड बॉल है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल बॉल 10 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/2। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर पहली बॉल रेड है तो अर्न के अंदर, अर्न कंटेन्स रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, 5 तो पहले से थी, अब क्योंकि पहली बॉल रेड है तो उसमें 2 और रेड हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 7 रेड बॉल्स, और ब्लैक उतनी ही रहेंगी। बात समझ में आ गई। तो इस कंडीशन में सेकंड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड रेड बॉल किस कंडीशन में, जब पहली बॉल रेड निकली है, दूसरी बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास पहली बॉल रेड निकली हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो चाहे तो इसको आप इक्वल करके लिख लीजिए, मैं आपको बोल देती हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल रेड गिवन दैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब इस कंडीशन में आपकी रेड बॉल कितनी है, क्योंकि हमको रेड बॉल ही चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 7 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 7 + 5 12। बात समझ में आ गई क्लियरली, क्योंकि भाई हमारी क्योंकि पहली बॉल रेड निकली है इसलिए रेड बॉल ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रेड बॉल में भी चेंज आया है और टोटल बॉल्स में भी चेंज आया है, इतनी समझ में आ गई बात। अब
और लगेगा, क्योंकि या तो पहली बॉल रेड निकलेगी या फिर पहली बॉल ब्लैक निकलेगी। अब इसको देखते हैं अपन कि अगर मान लो जैसे पहली बॉल रेड निकल सकती है, वैसे ही ये भी हो सकता है कि पहली बॉल ब्लैक निकले। ठीक है, तो पहली बॉल ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड करेंगे। तो ब्लैक बॉल है कितनी, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई हाफ। ठीक है, 1/2, 5 5 1 5 5 2 10। अब अगर पहली बॉल ब्लैक निकलती है तो अर्न के अंदर कितनी बॉल्स आ जाएंगी, अर्न कंटेन्स आपकी रेड बॉल तो उतनी ही रहेंगी, रेड बॉल्स 5 ही रहेंगी, क्योंकि पहली बॉल ब्लैक निकली है, इसलिए ब्लैक बॉल में 2 ब्लैक बॉल ऐड करेंगे। तो 5 पहले से थी, इसमें 2 और ऐड करेंगे तो ये 7 ब्लैक बॉल हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। तो इस कंडीशन में अगर हम दूसरी बॉल निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड रेड बॉल, यानी जब दूसरी बॉल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है कि सेकंड बॉल इज रेड, तो सेकंड बॉल रेड होगी किस कंडीशन में, जब पहली बॉल ब्लैक निकली है। तो देखो अब यहाँ पर अपना चेंज हो गया ना, रेड बॉल 5 हो गई है, ब्लैक बॉल 7 हो गई है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, रेड बॉल के 5, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो रेड बॉल कितनी है 5 इस कंडीशन में, क्योंकि ब्लैक बॉल निकली है तो ब्लैक में 7, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 12। तो आप देख पा रहे हैं, अगर आप ट्री डायग्राम से भी अगर ट्री डायग्राम के फॉर्म में भी देखें तो ये उसी तरीके का बना हुआ है कि ये पूरा रेड बॉल वाला रिजल्ट है कि अगर पहली बॉल रेड निकलती है, और ये रिजल्ट है पूरा जब पहली बॉल ब्लैक निकलती है। ठीक है, तो यहां पर इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करो, अब क्योंकि बीच में और लगा है, ठीक है, और लगा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो रिजल्ट को। ठीक, क्लियर। एक तो तरीका ये है, और स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला हमने बनाया था वैसे भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसकी, सेकंड बॉल रेड आने की। तो ये कैसे फाइंड करेंगे कि 2 कंडीशन बन रही हैं, या तो ये और या तो ये, तो दोनों को अपन ऐड कर देंगे, क्योंकि या है बीच में, यानी इंग्लिश में और। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 और इसी के मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 जब R1 हो चुका है, और के कारण यहाँ लग जाएगा प्लस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 जब ब्लैक बॉल निकली है पहली वाली। ठीक, तो देखिए R1 R2 R1 और प्लस B1 R2 B1, बस ये वैल्यूज रख दो और सॉल्व कर लो और बात खत्म। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 की प्रोबेबिलिटी है हाफ इंटू ये प्रोबेबिलिटी अपनी 7/12, और यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना हाफ इंटू 5/12। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7/24, 5/24, 7 + 5 हो जाएगा 12/24, या फिर लिख लेते हैं 7/24 + 5/24, तो ये हो जाएगा 12/24, तो ये हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो देखिए जितना क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं तब तो आपको क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। बात इतनी सी है कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को देख लिया और ये ऐसे ऐसे होगा तब तो आप फटाफट कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को देख के पढ़ के इसको समझना सीखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में सेम टू सेम ही क्वेश्चन छाप दिया जाए, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और फिर इसका सोल्यूशन को अप्लाई करें, कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, इसको नोट करिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है अ बैग कंटेन्स 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एंड रैंडम, यानी 2 बैग में से रैंडमली एक बैग सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी हमको फाइंड करनी होगी ना। तो वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दोनों बैग में से हमने एक बैग सिलेक्ट करा और उसमें से एक बॉल निकाली रैंडमली, तो जो बॉल निकाली वो रेड है, ये यहाँ पर बोल दिया गया। मतलब हमारे पास ये गिवन है कि जो बॉल निकली है वो रेड है, और पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो देखिए
हमने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ समझी थी कि क्वेश्चन को देख के कैसे समझना है हमको कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस थ्योरम का है या थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था तो उसमें हमसे ये पूछा था कि सेकंड बॉल रेड होगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो मतलब वो हमारा थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। यहाँ पर हमको ये बोला गया है कि दो बैग में से हमने एक बॉल निकाली, वो बॉल जो है वो रेड है। रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं, रेड है ही। अब वो ये बोल रहे हैं कि ये जो रेड बॉल है ये पहले बैग से निकली है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि उल्टा जा रहे हैं। मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हमको देखना है। तो चलिए, हालांकि अपने जो कॉन्सेप्ट है वही लगेंगे अपने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर ये सारी चीजें क्लियर है 13.1 13.2 में जो पढ़ा है हमने, अगर ये चीजें क्लियर है ना तो कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं कर सकता। चलो तो थोड़ा सा सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास एक बैग है ये वाला, दो बैग बना लेते हैं अपन। ट्री डायग्राम बढ़िया चीज है, ठीक है, इससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहला बैग है अपना, बैग 1, और ये है बैग 2, ठीक है। पहला जो बैग है उसमें 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है, और इसमें 2 रेड है और 6 ब्लैक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करते हैं, तो बैग 1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, तो हमको ये चीज पता है कि बैग तो 2 ही हैं, ठीक है। तो बैग 1 का फेवरेबल आउटकम तो बैग एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 2 बैग है। बैग 2 की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैग 2, तो बैग 2 एक ही है और टोटल पॉसिबल आउटकम 2 बैग है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अपन ने फाइंड कर ली। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बॉल निकली है वो रेड बॉल ही निकली है। समझ रहे हैं बात को, रेड बॉल ही निकली है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, लेकिन बैग 1 से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी और बैग 2 से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कब, जब बैग 1 सिलेक्ट हुआ हो, ठीक है, समझ में आ रही ना बात। रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब बैग 1 सिलेक्ट हुआ हो, तो बैग 1 में रेड बॉल कितनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 8, 4 1 4 4 2 8, थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ उसको मैं। तो बैग 1 सिलेक्ट किया है, उस कंडीशन में रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग 1 में रेड बॉल कितनी है, फेवरेबल आउटकम 4 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 4 + 4 8, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई अपनी 1/2। अगर बैग 2 सिलेक्ट होता है उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, जब बैग 2 सिलेक्ट हुआ हो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है यहाँ पर 2 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 8, तो 2 1 2 2 4 8 1/4। तो इस कंडीशन में रेड बॉल ही निकल रही है अपनी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 1/2 1/4, और यहाँ लगेगा और, ठीक है, और मतलब प्लस, और यहाँ पर 1/2 इंटू 1/4, तो 1 × 1 1 2 4 8, तो ये हो जाएगा अपना 4 2 8 2 1 2, तो ये हो जाएगा 3/8। तो रेड बॉल ही निकल रही है, ठीक है। लेकिन देखो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी तो फाइंड करते आना चाहिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी में, और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी हमने यही किया था। लेकिन ये तो अपना ट्री डायग्राम था। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बॉल तो रेड ही निकल रही है, लेकिन ये जो रेड बॉल है फाइंड क्या करना है, समझिएगा बात को। हमको प्रोबेबिलिटी बताना है बैग 1 की, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, है ना। बैग 1 की प्रोबेबिलिटी बताना है कब, जब बॉल रेड निकल रही है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर जब हमने बेस थ्योरम पढ़ी तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद रखना है कि कभी गड़बड़ ना हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका उल्टा लिखते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं RB1, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, और अपॉन में क्या आता है, जो प्रोबेबिलिटी मतलब जो अपने को दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि जो बॉल है वो रेड ही निकलेगी, तो चाहे तो इसको आप नोट कर लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी हम फाइंड कर ही चुके हैं, ठीक है। और चाहो तो इसको फॉर्मूला में भी आप लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक मिनट, रेड बॉल निकलने की जब बैग 1 सिलेक्ट हुआ अपॉन, और रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल जब बैग 1 सिलेक्ट हुआ हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2
और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल जब बैग 2 सिलेक्ट हुआ। लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 निकल जाएगा जब रेड बॉल निकल चुकी है। तो एक्चुअल में रेड बॉल निकलने के लिए ये फॉर्मूला भी है, तो अपना अपना तरीका है करने का। आप चाहें तो पूरा इसको एक्सपेंड करके लिख दीजिए इस तरीके से, या फिर चाहें तो ये पहले ही आप फाइंड कर लो। ये यही तो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो पहले ही आप फाइंड कर लो। ये हमने यही तो किया है। 1/4 आया कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल जब बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो किया है B1 और RB1, और बीच में और है तो प्लस लगा दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 यानी हाफ इंटू RB2 यानी 1/4, तो 1/8। इसको सॉल्व करके यानी इसकी जो वैल्यू है ये पूरी, यही तो हमने फाइंड करी है। ठीक है, चलो, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा और इससे हम हमारे बैग 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि जो रेड बॉल निकली है वो बैग 1 से ही निकली है। ठीक, चलो। ठीक है, तो बैग 1 में कितनी रेड कितनी ब्लैक है, बैग 2 में कितनी रेड कितनी ब्लैक है। ठीक है, अब हमको ये बोला गया है कि दोनों में से एक बैग सेलेक्ट होगा, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 2 फाइंड करेंगे। तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि बैग 1 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग है कितने 2 और बैग 1 यानी, ठीक है, यहाँ पर भी टोटल पॉसिबल आउटकम यानी बैग है कितने 2 और बैग 1, ये आ गई। ठीक, क्लियर। तो बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब बैग तो सेलेक्ट हो रहे हैं, इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो बॉल निकली है वो रेड बॉल ही निकली है, जो बॉल निकली है वो रेड बॉल ही निकली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फाइंड कर लेते हैं जब बैग 1 सिलेक्ट हुआ है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ही फाइंड करेंगे जब बैग 2 सिलेक्ट हुआ है। ये दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी, जब बैग 1 सिलेक्ट होगा तब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अलग रहेगी, जब बैग 2 सिलेक्ट होगा तब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अलग रहेगी। तो फाइंड करते हैं। तो बैग 1 में कितनी रेड बॉल है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, तो 4 + 4 8। ठीक, यहाँ की बात करते हैं, तो बैग जब 2 सिलेक्ट हुआ है तब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो ये 2 1 2 2 4 8, और यहाँ पर 4 1 4 4 2 8। ठीक है, यहाँ और लगेगा, इस चीज का ध्यान दें, दिस और दिस, या तो बैग 1 सेलेक्ट होगा या बैग 2 और। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पूछा क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या पूछा है, ड्रॉन बॉल इज विच इज फाउंड टू बी रेड, तो रेड बॉल निकली है। हमसे ये पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि फर्स्ट बैग से हमारी बॉल निकली है। क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट बैग से हमारी बॉल निकली है, कब, जब हमारी बॉल रेड है। बात समझ में आ गई क्लियरली? तो इसके लिए आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला भी है बेस थ्योरम का, लेकिन अगर मान लो कभी फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है, बस यही फॉर्मूला हमको लगा देना है। हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है। तो देखिए, हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, B1 की। क्लियर? हमको बैग 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और अपना जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल जो है वो तो अपने को बोले गया है कि हाँ रेड बॉल निकल रही है, लेकिन कब, जब बैग 1 सिलेक्ट हो, अपॉन, और डिवाइड में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रेड बॉल है, रेड बॉल है, रेड बॉल हमको दी हुई है कि जो बॉल निकली वो रेड ही निकली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। बात समझ में आ गई क्लियरली? ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी। ठीक है, क्लियर? देखो, अगर चाहो तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, हमको ये चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R, यही लिखते हैं ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने यही तो फॉर्मूला पढ़ा है, और R इंटरसेक्शन B1 को हम यही तो लिख सकते हैं। तो ये जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तब भी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो अब वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने से पहले फॉर्मूले को पूरा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास है, ये अपने पास है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो चाहो तो देखो ये अपने ट्री डायग्राम से इसकी वैल्यू फाइंड करके रखी हुई है।
यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो। ये तो मैंने इसलिए बताया ये रफ वर्क है, ठीक है। और अगर ये फिगर बना भी देंगे तो और ही अच्छा है, और अच्छे तरीके से क्लियरली सब कुछ आपको दिखेगा। तो साइड में आप बना भी सकते हैं ट्री डायग्राम। तो देखिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 हाफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, कब, जब बैग 1 सिलेक्ट हुआ है, ये भी अपनी कितनी है, हाफ, अपॉन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे आप, ये पहली ब्रांच है अपनी, यानी बैग 1 का पूरा यहाँ पर है, यहाँ पर बैग 2 का है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकली है, और एक ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यानी प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक, समझ में आ गई बात। तो यहां लिखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बैग 1 से जब सिलेक्ट हो रही है, जो अभी अपन ने लिखा था, प्लस समझ में आ गई बात, क्लियर, ठीक है। तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग 1, और बैग 1 सिलेक्ट होता है तब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस लगेगा क्योंकि या तो बैग 1 सिलेक्ट होगा या बैग 2, प्लस ये बैग 2 का पूरा डेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब बैग 2 से सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला इस तरीके से आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वही फॉर्मूला आप रटें, ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप फॉर्मूला इस तरीके से अपना अच्छी तरीके से प्रॉपर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब बस वैल्यू रख देना, और हमेशा इस चीज का ध्यान देना है जब भी आपको उल्टा पूछा जाता है, यानी बेस थ्योरम लगती है कि भाई बॉल तो रेड निकली है लेकिन वो बैग 1 से निकली है। देखो आप उल्टा जा रहे हैं कि बॉल रेड निकली लेकिन कहां से निकली, बैग 1 से निकली है, तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, उल्टा जा रहे हैं, मतलब बेस थ्योरम है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बैग 1 रेड से निकली है तो इसका उल्टा यहाँ आएगा, B1 R है तो यहाँ RB1 आएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है वाली। चलो अब वैल्यू रखते हैं। तो देखो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर है 1/2 इंटू RB1, ये है हाफ, अपॉन वैल्यू रख देंगे अपन। तो यहाँ पर वैल्यू रखना क्या है, अपने को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि PB1 हाफ, RB1 हाफ, तो यहाँ हो जाएगा अपना हाफ इंटू हाफ। ठीक है, बीच में प्लस लगा दीजिए, इसके बाद B2 हाफ और RB2 1/4, तो हाफ इंटू 1/4, बस इसको सॉल्व कर लेना है और काम खत्म। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को अपन करते ना तो ये बहुत जल्दी भी हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ पर हम चीजों को समझ रहे हैं और एक एक चीज पर हम जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तो टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और जब आप खुद से करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 अपॉन 2 2 4, देखो यही चीज हमने यहाँ सॉल्व करी है, 1/4 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। तो चाहते हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे, लेकिन हमको सारी चीजें समझनी है। ठीक है, तो 4 1 8, 4 2 4 4 2 8, तो ये आ जाएगा और ये 2 ऊपर चले जाएगा अपना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3, 4 1 4 4 2 8, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये 3 डिनोमिनेटर में है ही, तो 2/3 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अपना जो सॉल्यूशन है ये पूरा सॉल्यूशन है, ये अपन ने इसलिए बनाया था ताकि एक एक चीज अपन क्लियरली थोड़ा सा समझ सकें। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा अपन शॉर्टकट में करेंगे, क्योंकि आपको पता तो है कि आप सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, क्या प्रॉपर तरीका है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या बोला जा रहा है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 40% आर डे स्कॉलर। डे स्कॉलर मतलब वो हॉस्टल में नहीं रहते। ठीक है, previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade, 20% of day scholar attain A grade in their annual exam। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कॉलेज, एक किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उसमें से 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% हॉस्टल में नहीं रहते, डे स्कॉलर हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर रिजल्ट, एक रिजल्ट रिपोर्ट आई, उसमें 30% वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते थे उन्होंने ए ग्रेड
ली एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, यानी उनको 30% स्टूडेंट ऐसे थे जो हॉस्टल में रहते थे और उनको ए ग्रेड मिला। 20% ऐसे स्टूडेंट थे जो हॉस्टल में नहीं रहते थे और उनको ए ग्रेड मिला। अब यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर वन ऑफ द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। अब एट द एंड ऑफ ईयर के एंड में ये सारे स्टूडेंट में से रैंडमली एक स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट सेलेक्ट होता है एंड ही हैज एन ए ग्रेड, और उस स्टूडेंट मतलब वो ए ग्रेड स्टूडेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। तो अब यहाँ पर हमसे फिर से वही उल्टा पूछा जा रहा है। देखिए मैं इसको जो हमारा ट्री डायग्राम है उसी से मैं आपको बना के और सीधा सीधा सॉल्व कर देती हूँ, बट आप जब सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन किए ना प्रॉपर वैसे ही करना है। तो जो हॉस्टल में रह रहे हैं जो हॉस्टलर हैं उसको अपन एच से शो करेंगे, और जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं उनको नॉन हॉस्टलर से अपन शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, स्टार्टिंग में ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। तो हॉस्टल में एच शो कर रहा है किसको, हॉस्टलर को, और एन शो करेगा किसको, नॉन हॉस्टलर को, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 60% जो है वो हॉस्टल में रह रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, हॉस्टलर की, ये कितनी हो जाएगी 60% यानी 60/100, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हॉस्टलर ये कितना बोला है 40% स्टूडेंट है तो 40/100। बात समझ में आ गई क्लियरली, ठीक है। क्योंकि रैंडमली, क्योंकि ये जो हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर ये टोटल किसी एक कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है। अब इनमें से रैंडमली एक बच्चा सिलेक्ट होता है जिसको ए ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, कि भाई जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहा है उसको ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है, लेकिन कब, जब वो हॉस्टलर है उसकी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ए ग्रेड स्टूडेंट की जब वो नॉन हॉस्टलर है। बात समझ में आ रही है क्लियर। तो यहाँ पर भी हमको ये चीज भी दी हुई है, हमको बोला गया है कि 30% ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, 30% जो बच्चे हॉस्टल में रहे हैं उनको ए ग्रेड मिला है, यानी ये हमको दिया है 30/100। यहाँ पे इस तरीके से लगा लीजिए भले, तो ये और, ठीक है। और ए ग्रेड स्टूडेंट जो नॉन हॉस्टलर हैं वो हैं आपके 20%, तो 20/100। बात समझ में आ गई क्लियरली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए ग्रेड स्टूडेंट ये क्या रहेगी अपनी, यहां पर मैं लिख देती हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हॉस्टलर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड स्टूडेंट जो नॉन हॉस्टलर है, ठीक है। तो देखिए ये तो अपन ने पूरा अपना ट्री डायग्राम बना लिया। अब आगे ये बोला जा रहा है, ये तो अपन ने पूरा बना लिया, अब आगे ये बोला जा रहा है कि हम हॉस्टलर या फिर नॉन हॉस्टलर इन बच्चों में से किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, वो ए ग्रेड स्टूडेंट ही है, वो ए ग्रेड स्टूडेंट है, ये हमको दिया हुआ है। मतलब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक स्टूडेंट की जो ए ग्रेड स्टूडेंट है, ये हमको दिया हुआ है। लेकिन ये जो स्टूडेंट है जो ए ग्रेड है ये हॉस्टलर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके से देखना है। मतलब उल्टा जा रहे हैं हम कि बच्चा जो है जो सिलेक्ट किया वो तो ए ग्रेड है, लेकिन ये ए ग्रेड स्टूडेंट हॉस्टलर है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर बताना है जब वो ए ग्रेड स्टूडेंट हो। तो यहां पर आपकी क्या लग रही है, बेस थ्योरम, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। हमको बताना है कि बच्चा हॉस्टलर होगा, वो बच्चा है ए ग्रेड स्टूडेंट लेकिन वो हॉस्टलर होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी अब इसको शॉर्टकट में कर रही हूं, बट आप जब करेंगे तो प्रॉपर आपको लिखना है कि एच एक इवेंट है जो उन स्टूडेंट को शो करता है जो हॉस्टलर है, एन नॉन हॉस्टलर को शो कर रहा है, और इस तरीके से पूरी कहानी लिखनी है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। तो ये हम लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा ए एच, और यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, डिवाइड में है, ठीक है। अब इसको अपन पूरा लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड स्टूडेंट जब वो हॉस्टलर रहेगा, अपॉन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कैसे फाइंड करेंगे ये अपना लिखा ही हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड स्टूडेंट जब वो हॉस्टलर है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हॉस्टलर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड स्टूडेंट जब वो हॉस्टलर नहीं है। बस ये वैल्यूज रखना और अपना काम बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यानी हॉस्टलर की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 60
ओवर 100 इंटू ए ग्रेड स्टूडेंट लेकिन वो हॉस्टलर रहे, तो ये हो गई अपनी 30 ओवर 100 अपॉन बाकी की चीजें भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अपने पास है, ये रही, ठीक है, एच और ए एच, एच और ए एच। तो ये हो गई आपकी 60 ओवर 100 इंटू 30 ओवर 100 प्लस नॉन हॉस्टलर और ए ग्रेड नॉन हॉस्टलर 40 अपॉन 100, 20 ओवर 100। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका काम बन जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कि बच्चा हॉस्टलर रहेगा लेकिन वो ए ग्रेड रहेगा। तो ए ग्रेड हमको बोला है कि ए ग्रेड है लेकिन वो हॉस्टलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 गया, ठीक है, 6 3 जार, तो 6 3 जार 18 ओवर 100 अपॉन, अब इधर की बात करते हैं, यहाँ पर भी ये 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 6 3 जार 18 ओवर 100 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 गया, 4 2 जार 8 ओवर 100। बात समझ में आ गई। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो आपका 18 ओवर 100 ही है, और इसको देखें आप, इसको देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 18 प्लस 8 26 ओवर 100। भाई 100 गया, यहां आ जाएगा अपना, ये ट्री डायग्राम अलग कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 18 ओवर 26, कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 9 ओवर 13, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका 9 ओवर 13, लीजिए, क्लियर। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। तो एक टेस्ट है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, वही 4 ऑप्शन, उनमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेस। अब एक स्टूडेंट है, तो अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट दे रहा है, तो एक स्टूडेंट है, अगर वो उसका आंसर करता है तो या तो उसको उसका आंसर पता है, एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है, या तो वो गेस करेगा। समझ में आ गई बात, कि या तो उसको आंसर एक्चुअल में उसको पता है कि हाँ भाई इसका आंसर ये है, वो जानता है उसका आंसर, और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि वो आंसर को गेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। वो आंसर जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, और अगर वो आंसर को गेस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी है। तो दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर, क्लियरली अपने को पता चल गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक टेस्ट है, और एक स्टूडेंट उस टेस्ट को कर रहा है, तो या तो वो आंसर जानता है या फिर वो गेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी भी दी है और गेस करने की भी प्रोबेबिलिटी दी है। तो दो कंडीशन क्लियर हो गई अपने को। अब आगे अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर बोला गया है, अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट। अब ये अपन अज्यूम कर रहे हैं कि अगर वो आंसर को गेस कर रहा है तो वो करेक्ट है, ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर वो आंसर को गेस कर रहा है और वो करेक्ट आंसर है, ठीक, अगर वो आंसर को गेस कर रहा है और करेक्ट आंसर है, देखो गेस और करेक्ट ये दो चीजें आ रही हैं, गेस कर रहा है लेकिन आंसर करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी है। समझ रहे हैं बात को, आंसर करेक्ट है ये अपने को दिया है, आंसर करेक्ट है ये अपने को गिवन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, गिवन है कि वो आंसर करेक्ट है और वो गेस कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी है 1/4। अब अपन से पूछा क्या है, इस चीज को समझिएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। जो स्टूडेंट है वो आंसर को जानता है, वो स्टूडेंट आंसर को जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। तो अब यहां पर दो कंडीशन बन रही हैं कि जो स्टूडेंट है या तो वो आंसर को जानेगा या गेस करेगा, नोज और गेस, ये दो कंडीशन है, या तो वो आंसर को जानेगा या गेस करेगा। नोज को आप इनका फर्स्ट अल्फाबेट ही ले लेते हैं, कैपिटल के या और इसका कैपिटल जी, ठीक है, तो नोज द आंसर और गेस द आंसर, ठीक है। इसके बाद अपने को ये चीज दी गई है कि
आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी अपने को दी है 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो 3/4। और अगर वो आंसर गेस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी है 1/4। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन में बोला गया है अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर, हु गेसेस द आंसर यानी गेस कर रहा है क्वेश्चन, अपने को ये पता है कि वो गेस कर रहा है, इसलिए इस लाइन पर अपन गए हैं कि जो गेस कर रहा है वो आंसर करेक्ट है, तो करेक्ट को कैपिटल सी से अपन शो कर देते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी अपने को कितनी गिवन है 1/4। और अगर कोई स्टूडेंट आंसर जान रहा है यानी उसका आंसर करेक्ट है, वो तो अपने को पता ही, भाई उसको पता ही है कि हाँ भाई ये मेरे को पता है कि ये तो सही है, तो किसी भी चीज के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि उसका आंसर करेक्ट होगा किस कंडीशन में, जब उसको आंसर पता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो बनी रहेगी। ये बात आ गई समझ में, तो ये हो गया। अब अगर यहां पर क्या बोला जा रहा है कि लास्ट लाइन में कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट knows the answer given that answer is correctly, that he answered it correctly, तो करेक्ट आंसर देगा। ये अपने को दिया है कि वो आंसर करेक्ट है, लेकिन वो उसको जानता है, गेस नहीं कर रहा है, जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो फिर से अपने को क्या पूछा है कि स्टूडेंट नोज द आंसर, वो आंसर करेक्ट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी, करेक्ट होने की, तो आंसर करेक्ट दे रहा है, लेकिन वो आंसर जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। गेस कर रहा है, उसकी बात नहीं हो रही, तो उल्टा जा रहा है, यानी फिर से यहां पर कौन सी थ्योरम लग रही है, बेस थ्योरम। समझ में आ गई बात क्लियरली। तो देखिए यहां पर नोज द आंसर को आप चाहें तो इवेंट E1 ले लीजिए, गेस को E2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने ये देखा कि नोज द आंसर, तो यहाँ पर अपन ने K ले लिया, गेस को अपन ने G ले लिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं। तो अब ये अपनी बेस थ्योरम है, तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, और यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ K, अपॉन में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। ठीक है, जो अपने को इस ट्री डायग्राम से मिलेगी। तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। तो यहाँ लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ K, प्रोबेबिलिटी ऑफ CK अपॉन ये प्रोबेबिलिटी K इंटू CK, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ K, प्रोबेबिलिटी ऑफ CK प्लस दिस इंटू दिस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसेस द आंसर और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली, बट जब वो आंसर को गेस कर रहा है। बस इसमें वैल्यू रख दो, आपका काम हो गया खत्म। तो ट्री डायग्राम सबसे पहले बनाइए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है उस हिसाब से सारी चीजें अपने को करना है। तो देखिए सिस्टमैटिक करना है इस क्वेश्चन को, जैसे हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करे, क्योंकि अगर वैसे लिखने को बैठ जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो K की प्रोबेबिलिटी अपने को, यानी ही नोज द आंसर 3/4। अब इसके मल्टीप्लाई में ही नोज द आंसर बट करेक्ट आंसर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन ये भी 3/4 इंटू 1 प्लस गैस कर रहा है आंसर को, 1/4 दिया हुआ है, और ये बोला है कि जब वो गैस कर रहा है लेकिन करेक्टली गैस कर रहा है, तो ये 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा अपना 3/4 अपॉन यहाँ पर 3/4 प्लस 4 4 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4 अपॉन एलसीएम लेंगे आ जाएगा 16, 4 4 16, 4 3 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/4 अपॉन 13/16, 4 4 16, 4 3 12 अपॉन 13। लीजिए, तो ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो बस जितना सिस्टमेटिक आप करते चले जाएंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और आप क्वेश्चन जितना रीड करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन को रीड करना, सबसे पहले हमको देखना है कि पहले अपन रीड करें क्या कंडीशन है, किस वर्ड का मतलब क्या है ना। तो ये तो अपना यहाँ तो क्वेश्चन है,
ये यहाँ तक तो अपना क्वेश्चन है, और ये अपना वही ट्री डायग्राम है कि या तो वो आंसर को उसको पता होगा और वो गेस करेगा। इसलिए ये जब अपन फाइंड करेंगे तो पहली ब्रांच का मल्टीप्लाई यानी 3/4 इंटू 1 और का मतलब प्लस, और ये दूसरी ब्रांच। तो यही का यही रिजल्ट देखो डिनोमिनेटर में अपन ने लिखा है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आई नो कि आज की क्लास में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि हमको समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए एक एक चीज़। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन कर लें और समझ में ही कुछ ना आए तो क्या मतलब। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।